Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 9 of your accountancy book. So let's get started from question number 52. The Hindustan Manufacturing Limited had a total subscribed capital of 10 lakh in equity shares of 10 each, of which 7.50 were called up. मतलब 10 रुपीज़ में से सिर्फ 7.50 रुपीज़ ही मंगवाए हैं, बाकी के 2.50 अभी तक नहीं मंगवाए गए हैं. अ फाइनल कॉल ऑफ 2.50 वॉज मेड एंड ऑल अमाउंट पेड एक्सेप्ट 2 कॉल्स ऑफ 2.50 ईच इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 शेयर्स हेल्ड बाय डी. मतलब सारे पैसे तो रिसीव हुए, बस ये डी के पास जो 100 शेयर्स थे इसने 2.50 रुपीज़ पे पैसे नहीं दिए हैं. इन्हीं शेयर्स को फोरफीट कर दिया गया और रीइशू भी कर दिया गया 8 रुपीज़ पर. आपको जर्नल एंट्रीज़ भी पास करनी है और फोरफीचर की एंट्रीज़ भी पास करनी है, रीइशू की एंट्रीज़ भी पास करनी है, साथ ही साथ में बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है. और अगर बैलेंस शीट बनानी है तो नोट्स टू अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. सबसे पहले फाइनल कॉल को ड्यू की एंट्री करी, देन फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री करी. उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने वो शेयर्स फोरफीट भी कर दिए हैं. फोरफीट सिर्फ 100 शेयर्स किए गए हैं जिन पे पैसा रिसीव नहीं हुआ है. ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ खुद कैलकुलेट करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में वो चीज़ गिवन नहीं है. तो 10 से डिवाइड करके 10 लाख को 1 लाख का अमाउंट आ जाएगा. और 2.50 रुपीज़ की फाइनल कॉल थी और फाइनल कॉल डी ने पे नहीं करी है. ठीक है, उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी, फाइनल कॉल भी पे नहीं करी. ये चीज़ कहाँ से पता लगी? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट 2 कॉल्स ऑफ 2.50 ईच. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पहले जब भी हम फोरफीट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है. तो उसको आपने कर दिया. 10 रुपीज़ क्यों करा? तो कि 10 रुपीज़ की टोटल वैल्यू थी, उसमें से उसने सिर्फ 5 रुपीज़ पे किए. बाकी 2.5 रुपीज़ की जो 2 कॉल्स थी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, वो उसने पे नहीं करी. और ये सारी एंट्रीज 100 शेयर्स को लेके होंगी, क्योंकि उसी के ही शेयर्स को फोरफीट और रीइशू किया जा रहा है. तो वो जो भी अमाउंट आया वो आपने मेंशन कर दिया और डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो भी बिल्कुल सेम आएगा. उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी अब हम लोगों ने यहाँ पे शेयर फोरफीट किए उन्हें रीइशू भी कर दिया गया. ये कहाँ से पता लगा? क्वेश्चन में गिवन है. तो अब आप जब रीइशू करोगे तो बैंक में पैसा आएगा, तो एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा. फोरफीट शेयर्स यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है. तो जब डिस्काउंट देते हैं तो फोरफीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है. और वही प्रीमियम पे इशू करोगे तो क्रेडिट साइड में सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दोगे. अब कैसे पता लगा कि डिस्काउंट है? क्योंकि आपने यहाँ पे ऊपर 10 रुपीज़ मैंशन किया है और रीइशू आपने 8 रुपीज़ पे किया है. तो 10 - 8 इज इक्वल्स टू 2, जो कि डिस्काउंट है. और शेयर कैपिटल में पूरा अमाउंट जाएगा 10 रुपीज़ का, और बैंक में सिर्फ 8 रुपीज़ रिसीव हुए हैं तो वहाँ जाएंगे. तो डेबिट और क्रेडिट साइड को मैच करने के लिए जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 2 रुपीज़ की, वो डिस्काउंट होगा. अब जब ये आप लोग ये कर देते हो और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना होता है, तो ये चीज़ हमें पता है कि जब भी जितने शेयर फोरफीट हुए हों, अगर उतने सारे के सारे ही रीइशू कर दिए जाते हैं तो उस केस में हमें कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है. और डायरेक्टली जितना अमाउंट पहले फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया गया है और बाद में जितना डेबिट किया गया है, उन्हें लेस करके कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ जाता है. जिसका मतलब होता है कि जितना एक्सेस फोरफीटेड अमाउंट था उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया गया. ऐसा सिर्फ तब होगा जब जितने शेयर फोरफीट हुए वो सारे के सारे रीइशू हो जाएंगे. अब बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे. अब नोट्स टू अकाउंट में आपको ऑथराइज कैपिटल से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसे इग्नोर कर दीजिए. देन सब्सक्राइब कैपिटल में 1 लाख शेयर्स, मतलब देखो 10 लाख का अमाउंट था, 10 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता लग गए, वो आपने लिख दिया. फिर कैपिटल रिजर्व में अभी आपने 300 का जो अमाउंट कैलकुलेट किया है वो पुट कर दिया, और इन दोनों को मिला के जो बैंक में पैसा आया है वो लिख दिया. और फिर ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में पोस्ट कर दी. शेयर होल्डर फंड्स के अंदर 2 हेड मेंशन किए, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस. शेयर कैपिटल में नंबर 1 से सब्सक्राइब कैपिटल आ जाएगा, एंड देन रिजर्व्स एंड सरप्लस से नंबर 2 से आपके पास कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा, एंड देन नंबर 3 से हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट ले लेंगे. और ये दोनों चीज़ें इक्वल आनी चाहिए. ठीक है, बाकी जो भी बैलेंस शीट के अंदर है वो हमें नहीं पता, बट जो हम लिख रहे हैं उस अकॉर्डिंगली एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का टोटल मैच करना चाहिए. अब देखो 53 क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्टार लिमिटेड ने 500 इक्विटी शेयर्स 100 ईच के फोरफीट किए. क्यों फोरफीट किए? क्योंकि उन्होंने क्या नहीं पे किया? फर्स्ट कॉल नहीं पे करी 30 रुपीज़ की. ठीक है, और फाइनल कॉल अभी तक मंगवाई नहीं गई है.
फिर क्या हुआ कि जितने शेयर आपने फोरफिट किए उसमें से 60% रीइशू करे हैं 39,000 के लिए। आपको जर्नल एंट्री दोनों चीज़ों के लिए करनी है, फोरफीचर के लिए भी और रीइशू के लिए भी। तो अब यहाँ पे कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने शेयर फोरफिट हुए वो सारे रीइशू नहीं हुए हैं, उसमें से सिर्फ 60% ही हुए हैं। तो सबसे पहले फोरफीचर की एंट्री करेंगे। फोरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट अपोजिट साइड में चला जाता है और डेबिट हो जाता है पूरे फुल अमाउंट से। अब यहाँ पे 90 रुपीज़ क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि 10 रुपीज़ की फाइनल कॉल अभी तक मंगवाई नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ वो वाला अमाउंट आएगा जो कि कॉल्ड अप हो चुका है, जितना मंगवा लिया है। ठीक है, उसके बाद फोरफिटेड शेयर में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि पे कर दिया गया है। तो बोला गया है कि सिर्फ 30 रुपीज़ पे नहीं किए, तो देखो 90 में से 30 पे नहीं करे तो 60 पे कर दिया और 30 का शेयर फर्स्ट कॉल में चला गया, जो कि क्या है, कॉल्स इन एरर, जो कि पैसा नहीं आया। और आपने देख लिया कि डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो भी मैच कर गया। उसके बाद रीइशू कर दिया गया। रीइशू वो बोल रहे हैं आपको कि आपने 39,000 पे किया है, तो देखो कैसे पता लगेगा कि प्रीमियम है या नहीं है उस क्वेश्चन में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो शेयर कैपिटल में तो आप पूरा अमाउंट डालोगे, ठीक है, तो वो आपने 100 डाल दिया। 100 कहाँ से आया, क्वेश्चन में गिवन था, और 60% शेयर्स आपने करने थे, तो 500 का 60%। देखो टोटल जो शेयर्स थे ना, वो क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि 500 है, बट हम 500 के 500 को रीइशू नहीं कर रहे हैं, उसमें से 60% कोई कर रहे हैं, तो 500 का 60% होता है 300 शेयर्स, तो वहाँ से 300 आया और 100 क्वेश्चन में गिवन था। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद शेयर कैपिटल में पूरा अमाउंट आपने पुट कर दिया। फिर अब बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक में 130 रुपीज़ के हिसाब से आएगा। वो कैसे पता लगा, क्योंकि आपको 39,000 रुपीज़ का ना अमाउंट गिवन है। तो देखो जैसे छोटी क्लासेस में मैथ्स यूज़ करते थे, तो वहाँ से पता लगता था कि ये 39,000 और 300 शेयर्स हैं, तो 300 को किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा कि 39,000 आ जाएगा। वहाँ से आपको ये चीज़ पता लगेगी कि 130 से किया गया है। तो अगर शेयर कैपिटल में 100 डाल रहे हो और डेबिट साइड में 130 लिख रहे हो, तो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल तो मैच ही नहीं हो रहा। तो उस केस में वहाँ से पता लग गया कि जो 30 रुपीज़ का है वो प्रीमियम है, तो 300 शेयर्स पे 30 रुपीज़ के प्रीमियम पे रीइशू किया गया है, तो वो अमाउंट यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, देन अब फोरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व में डायरेक्टली अमाउंट ले सकते हैं क्या, फोरफिटेड 30,000 में से कुछ माइनस करने के लिए यहाँ पे है ही नहीं, तो नहीं हो सकता। वैसे अगर होता भी तब भी नहीं कर सकते थे, तभी भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत थी, क्योंकि सारे के सारे शेयर्स को रीइशू नहीं किया गया है। जिस तरीके से निकालते हैं वही निकालोगे। पहले मैंने ऊपर फोरफिटेड अमाउंट लिख दिया जो टोटल था, ठीक है, 30,000, जो कि आपने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया हुआ है। उसके बाद जो टोटल शेयर्स हैं वो लिख दिए और मल्टीप्लाई में वो लिख दिए जो कि रीइशू किए गए हैं। ठीक है, ये वो शेयर्स थे जो फोरफिट किए गए थे और ये रीइशू के शेयर्स हैं। मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो 18,000 आ रहा है, और वही अमाउंट आपने यहाँ पे भी पुट कर दिया। क्योंकि देखो देखो अब यहाँ से लॉजिकली ये भी समझा जा सकता है कि पूरा 30,000 फोरफीचर का अमाउंट था। हम 30,000 इसीलिए नहीं ले सकते क्योंकि 30,000 तो आप लोग उसका 100% तो रीइशू नहीं कर रहे हो, सिर्फ 60% कर रहे हो, तो 40% तो नहीं डालेंगे ना यहाँ पे। तो 40% को हटा के 60% अगर वैसे समझ आ रहा है तो वो भी ले सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 54, सुपरस्टार लिमिटेड मेक्स एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, पेबल एज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 50 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे 25 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 25। ठीक है, उसके बाद मेंबर्स होल्डिंग 400 शेयर्स डिड नॉट पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल एंड द शेयर्स आर ड्यूली forfeited, 200 of which are reissued as fully paid up at the rate 50 per share past journal entries। तो देखो एक मेंबर्स जो भी थे उनके पास 400 शेयर्स थे, उन्होंने सेकंड और फाइनल कॉल पे नहीं करी 25 रुपीज़ की, उन शेयर्स को फोरफिट कर दिया गया। 400 देखो टोटल उनके पास शेयर्स थे, बट उसमें से रीइशू कितने करे गए हैं, सिर्फ 200, और कितने रुपीज़ पे किए गए हैं, 50 रुपीज़ पे। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो सारी एंट्रीज करनी है। इस बार ये नहीं बोला गया है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कि आपको सिर्फ फोरफीचर और रीइशू की एंट्री करनी है। तो देखो सबसे पहले एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री होती है, एंड देन ड्यू की एंट्री होती है, और ट्रांसफ़र की एंट्री होती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जो कि इस बार साथ में ही गिवन है, तो 50 रुपीज़ आपने मंगवाए हैं, और जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो 10,000 है। तो यहाँ पे 5 लाख का अमाउंट आ गया, और उतना ही टोटल रिसीव हुआ, उतना ही आपने ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ भी एरर नहीं है। देन फर्स्ट कॉल भी सिंपल रही, ठीक है, जितना ड्यू किया उतना रिसीव हो गया। 10,000 शेयर्स पे 25 रुपीज़ आ गए। जहाँ पे दिक्कत आई वो सेकेंड और फाइनल कॉल में आई।
तो देखिए क्या हुआ, पहले हमने सेकेंड और फाइनल कॉल को क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। 10,000 शेयर्स पे 25 रुपीज़ आने चाहिए थे, बट आए नहीं। क्यों? क्योंकि 400 शेयर्स वालों ने पैसा नहीं दिया। देखो टोटल जितना अमाउंट आना था उसमें से 400 शेयर्स वालों ने 25 रुपीज़ मतलब फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया। या फिर ऐसे समझ लो कि जो टोटल 10,000 शेयर्स थे उसमें से बस 400 वालों ने नहीं दिया, बाकी 9600 वाले शेयर्स ने 25 रुपीज़ हमें पे कर दिए हैं। दोनों तरीके से आपका आंसर एक ही निकल के आएगा, 2,40,000। उसके बाद क्या किया गया, इन्हीं शेयर्स को आपने फोरफीट कर दिया। ठीक है, तो फोरफीट करने में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना, तो वो आपने कर दिया। वहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा कौन सा, जो कि कॉल्ड अप किया गया। सारी की सारी कॉल्स आपने मंगवा ली, इंस्टॉलमेंट्स मंगवा लिए, तो पूरा 100 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पे कॉल्ड अप वाला आ गया। उसके बाद फोरफिटेड शेयर में जितना पैसा दे दिया है, तो देखो 100 में से उन्होंने सिर्फ 25 नहीं दिए हैं, बाकी के 75 दे दिए हैं। तो आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। उसके बाद उन शेयर्स को रीइशू कर दिया गया, बट रीइशू सिर्फ 200 को किया गया है 400 में से। तो वो चीज़ आप यहाँ लिखोगे। अगर हम रीइशू करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा, और इशू आप 50 रुपीज़ पे कर रहे हो। देखो शेयर कैपिटल में पूरा अमाउंट जाता है 100 का, ठीक है, और बैंक में पैसा सिर्फ 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली आ रहा है। तो बाकी का जो बैलेंस बचा वो क्या हो गया, आपने डिस्काउंट पे इशू की है, इट मीन्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वो क्वेश्चन में नहीं बताएगा कि आप डिस्काउंट पे कर रहे हो या प्रीमियम पे, वो चीज़ खुद पहचाननी है। उससे आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। एंड देन कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। तो देखो स्टूडेंट, इस पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मत करना कि डायरेक्टली 30,000 में से 10,000 लेस करके यहाँ 20,000 लिख दो, बिकॉज सारे के सारे फोरफिटेड शेयर्स को रीइशू नहीं किया गया है, उसमें से आधों को ही किया गया है। ठीक है, इसलिए तो कैसे निकालेंगे, जो ऊपर हम लोग लिखते हैं ना वहाँ पे फोरफिटेड अमाउंट वो लिख देते हैं, जो हम पहली फोरफीचर की एंट्री में अमाउंट लिखते हैं। देन जितने फोरफीट हुए होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, और जितने रीइशू किए गए होते हैं वो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। एंड देन जो अमाउंट आता है उसको हम निकाल लेते हैं। देखो अब ये 10,000 कहाँ से आया, देखो ये क्या था जो कि आप लोगों ने ना डिस्काउंट पे इशू किया है, तो ये चीज़ इसमें से लेस होगी। अब बोलोगे कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो ऐसा किया ही नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करके आंसर लिख देता। पिछले वाले क्वेश्चन में इसलिए नहीं किया क्योंकि डिस्काउंट था ही नहीं, इशू ये आपने प्रीमियम पे किया हुआ था, इसलिए वहाँ पर नहीं ले सकते हैं। क्योंकि देखो बस डिफरेंस ये आ जाता है कि ये चीज़ हम इसलिए करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट क्वेश्चन में कि हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हैं। यूनिटरी मेथड क्या होता है कि देखो 400 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट जो है वो आपको 30,000 बताया गया है। तो अगर 1 शेयर का कितना हो जाएगा, 30,000 बाय 400। अब मुझे ना 1 शेयर का नहीं चाहिए, मुझे 400 का भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 200 शेयर्स का, क्योंकि 200 शेयर्स को ही रीइशू किया जा रहा है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 200 से। तो इस चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे फर्स्ट एंट्री वाला अमाउंट आएगा, यहाँ पे जो हम लोग फोरफिट कर रहे हैं जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स वो आएंगी, और यहाँ पे जितने रीइशू कर रहे हैं वो आएंगे। डायरेक्टली ये चीज़ यूनिटरी मेथड अपने दिमाग में लाओ और वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 30,000 नहीं ले सकते, ये अप्लाई करना पड़ता है। बाकी तो हम यही करते हैं ना कि इसमें से ये लेस करते हैं, बस इस बार ये लेस नहीं कर सकते क्योंकि उतने रीइशू नहीं हो रहे हैं। तो इतनी ये पहले सॉल्व करके उसमें से लेस करके ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली चीज़ वही रहती है, बस ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी बदल जाती है। बाकी ये चीज़ आप हर बार लोगे, बस डिफरेंस कब आ जाएगा, जब प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, राइट। 55 क्वेश्चन देखिए। 55 क्वेश्चन में आपको 2 केसेस गिवन है। तो पहले केस में बोला गया है कि जो देवेंद्र लिमिटेड के डायरेक्टर्स हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं 1 जनवरी 2010 को। उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि जो 100 इक्विटी शेयर्स है 10 ईच के, 8 पेड अप बी फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज़। मतलब 100 इक्विटी शेयर्स थे, उसमें उन्होंने 8 रुपीज़ ही पे करे हैं और 2 रुपीज़ पे नहीं करे हैं। तो वो 2 रुपीज़ ना देने की वजह से हम उनको फोरफिट कर रहे हैं। 1 फरवरी को 60 ऑफ दिस शेयर्स वर रीइशूड। अब देखो फिर वही बात आई, 100 पूरे के पूरे तो आपने नहीं करे हैं रीइशू, उसमें से 60 ही करे हैं। तो इस बार भी कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। और कितने रुपीज़ पे कर रहे हो, 7 पे। तो इधर से देख के आपको पता लगाना है कि वो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं या डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। सेकेंड केस में बोला है कि वीरेंद्र लिमिटेड 20 शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं, जिसमें 60 ही कॉल्ड अप हैं जो कि मुकेश को इशू किए गए थे। उस पर उसने क्या किया, 20 पर शेयर पे किया है। और देखो फिर आपने क्या किया, 20 में से सिर्फ 15 को रीइशू किया है, संजीव को। 60 पेड अप फॉर 45 पर शेयर। ठीक है, तो दोनों केसेस में जितने फोरफिट किए उतने रीइशू नहीं किए गए हैं, उसमें से कम पे किए गए हैं। तो दोनों केसेस में कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालने के लिए यूनिटरी मेथड का यूज़ होगा।
देखो केस नंबर वन में ये बोला गया है कि उसने हमें फाइनल कॉल 2 रुपीज़ की नहीं दी है और फोरफीट कितने शेयर्स कर रहे हैं फर्स्ट वाले केस में 100। ठीक है, तो देखो 100 रुपीज़ कर रहे हैं और 10 रुपीज़ का पूरा अमाउंट लेंगे तो ये पूरे के पूरे ही आपने मंगवा लिए। हमें नहीं बोला गया है कि कोई अमाउंट था जो नहीं मंगवाया गया, तो ये एज्यूम करेंगे कि सारा अमाउंट मंगवा लिया है। फोरफीटेड में कौन सा जाएगा, जो रिसीव हो गया। यहाँ आता है कॉल्ड अप वाला अमाउंट, यहाँ आता है जो रिसीव हो गया हो। तो 8 रुपीज़ रिसीव हो गए हैं और बाकी कॉल्स इन एरर कितना है 2 रुपीज़ का, वो अमाउंट मेंशन कर दिया। देन रीइशू कर रहे हैं, तो रीइशू करते हुए वो ये बोल रहे हैं कि आप 100 के 100 नहीं कर रहे हो, 60 ही कर रहे हो। ठीक है, और वो भी आप कितने पे कर रहे हो, 7 रुपीज़ पे। तो बैंक में तो 7 ही आएगा, बट शेयर कैपिटल में पूरा लेना पड़ेगा। तो अभी भी डेबिट और क्रेडिट साइड को मैच करने के लिए 3 रुपीज़ जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है ये है डिस्काउंट। ठीक है, अब आप देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच कर जाएगा। अब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालने के लिए मैं डायरेक्टली 800 में से 180 को लेस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो ये 800 है ये 100 शेयर्स के ऊपर है और जो ये 180 है ये 60 शेयर्स के ऊपर है, तो इन दोनों को लेस नहीं किया जा सकता। जैसे कि सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है ना कन्वर्जन के लिए, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आती है। तो देखो जो 800 शेयर्स हैं, जो 800 रुपीज़ है वो 100 शेयर्स के ऊपर है। अगर 1 का निकालेंगे तो 800/100 आ जाएगा, पर मुझे 1 का नहीं चाहिए, मुझे 60 का चाहिए। तो 60 का निकालने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। ये होता है यूनिटरी मेथड। वही चीज़ यहाँ पे लगाई, तो कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसे समझ लो। और माइनस में 180 जो करते ही हैं, तो 300 रुपीज़ का अमाउंट आ गया जो कि कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। केस नंबर 2 में पहले फोरफीचर की एंट्री करोगे। ठीक है, 20 शेयर्स फोरफीट किए गए हैं जिसमें से आपने 60 ही मंगवाए हैं। तो 60 मंगवाए हैं, तो यहाँ पे जैसे कि कॉल्ड अप का अमाउंट आता है तो कॉल्ड अप में 60 लिखोगे और 20 शेयर्स की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आपने कितने पे किया है, उसने 20 पर शेयर सिर्फ पे किया, मतलब 60 में से सिर्फ 20 ही पे किया गया है, रिसीव हुआ है मतलब कि, और बाकी का क्या है, कॉल्स इन एरर है 40 रुपीज़ का। ठीक है, देन डेबिट और क्रेडिट साइड आपकी मैच हो जाएगी, यहाँ पे ले लीजिए 800। ठीक है, उसके बाद आपने अब रीइशू किया, तो रीइशू आपने कितने किए हैं, 15 शेयर्स करे हैं। तो अगेन वही बात है कि जो ये 400 है ये 20 शेयर्स पे है। ठीक है, और जो यहाँ पे 225 है ये 15 शेयर्स पे है, तो इनको हम एक साथ नहीं ले सकते, तो यहाँ पे भी यूनिटरी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अब कैसे मंगवाया गया है, वो बोल रहे हैं आपने 45 पर शेयर मंगवाया है। देखो शेयर कैपिटल में हमेशा वही अमाउंट आएगा जो कि आपने फर्स्ट वाली एंट्री में लिया है, 60। ये शेयर ज़रूर बदल सकते हैं बट अमाउंट वही सेम आता है। अभी तक इतने क्वेश्चंस में आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी। ठीक है, तो यहाँ 60 है, यहाँ 45 है, डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं हो रही है। इट मीन्स जो बैलेंसिंग फिगर है वो है डिस्काउंट। कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली मिला डिस्काउंट नहीं, खुद ही निकालना पड़ेगा कि डिस्काउंट है कि प्रीमियम है। ठीक है, एंड देन ये डेबिट और क्रेडिट साइड आपकी तब जाके मैच होगी। एंड देन कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालने के लिए अगेन यूनिटरी मेथड यूज़ होगा। तो देखिए मैं बार बार क्यों बता रही हूँ, ताकि आप भूलोगे नहीं। देखो यहाँ पे जो ये 400 शेयर्स है 20 के हिसाब से, देखो 20 रुपीज़ पे 400 और 20 शेयर्स पे 400 रुपीज़ का फोरफीटेड अमाउंट आ रहा है। तो 1 पे कितना आएगा, 400/20, मुझे चाहिए 15 का, है ना। तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते थे ना कि मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब ज़्यादा का निकालना होता है। तो ये कम का है, ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये यूज़ किया, लिखा, और ये 225 लेस किया, 75 का अमाउंट आ गया जो कि कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। क्वेश्चन 56, दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। फोरफीचर और रीइशू की एंट्रीज करनी है। फर्स्ट में बोला गया है कि केबीसी लिमिटेड 300 शेयर्स फोरफीट कर रही है, 80 कॉल्ड अप है। इट मीन्स शेयर कैपिटल में कितने रुपीज़ जाएंगे, 8 रुपीज़ जाएंगे। क्या नहीं पे की है उसने, सेकेंड कॉल नहीं पे करी है 3 रुपीज़ की। ठीक है, तो 8 में से 3 पे नहीं किया तो 5 पे कर दिया। ठीक है, और रीइशू आप कर रहे हो फॉर 10 पर शेयर, मतलब कि देखो सारे के सारे कर दिए इस बार। ठीक है, सेकेंड में बोला गया है 400 शेयर फोरफीट कर रहे हो, 10 के 10 रुपीज़ आपने मंगवा लिए हैं भावना को। भावना के थे वो शेयर्स, क्या नहीं पे किया है भावना ने, 4 रुपीज़ की फाइनल कॉल पे नहीं करी है और इनको रीइशू किया जा रहा है। देखो 10 के थे 12 पे कर रहे हो, तो प्रीमियम वाला केस आ गया। ठीक है, और कर सारे के सारे रहे हो। ठीक है, दोनों केसेस हो गए। तीसरे में क्या है, 250 शेयर फोरफीट कर रहे हैं 10 रुपीज़ के, 10 के 10 आपने मंगवा लिए हैं। चेतन के थे ये शेयर्स,
क्या नहीं पे किया उसने, अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज़ की नहीं दी और फर्स्ट और फाइनल कॉल भी 4 रुपीज़ की नहीं दी है। और इन्हीं शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया 8 रुपीज़ में। 10 रुपीज़ के शेयर्स थे, 8 रुपीज़ में आपने रीइश्यू कर दिए हैं। और तीनों केसेस में एंट्रीज अलग अलग होंगी। अब देखो, फर्स्ट वाले केस में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 300। ओके, कॉल्ड अप वाला अमाउंट यहाँ पे आएगा जो कि 8 रुपीज़ है फर्स्ट केस में, वो आपने लिख दिया। फोरफिटेड शेयर्स में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि पे कर दिया गया है। तो 8 में से 3 रुपीज़ का कॉल्स इन एरर है सेकंड कॉल का, तो जितना उसने पे कर दिया वो 5 हो गया। और वो अमाउंट आपने यहाँ पे लिख दिया, आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। उसके बाद अब फोर फीचर की एंट्री हो गई, तो री इशू की एंट्री करेंगे। ठीक है, री इशू किए गए हैं एक तरीके से, तो 300 के 300 कर दिए गए हैं और 10 रुपीज़ का पूरा अमाउंट आ जाएगा। तो कि क्वेश्चन में बोला गया कि आपने 10 पे री इशू करे हैं, तो ना ही कोई डिस्काउंट है और ना ही कोई प्रीमियम है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डायरेक्टली जो फोरफिटेड शेयर का अमाउंट था वही सीधा कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, बिकॉज किसी तरीके की कोई भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। केस नंबर 2 में क्या करेंगे, पहले फोरफीचर की एंट्री करेंगे। 400 शेयर्स को फोरफीट किया जा रहा है। यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि कॉल्ड अप है, 10 के 10 ही कॉल्ड अप है। और नॉन पेमेंट किस किस चीज़ की हुई है, 4 रुपीज़ की। ठीक है, तो वो आपने डाल दिया, बाकी का मतलब 6 रुपीज़ उसने पे कर दिया, डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। देन अब आप रीइशू कर रहे हो और इस पर रीइशू प्रीमियम पे किया जा रहा है। वो कैसे पता लगा, तो कि 10 रुपीज़ तो आपने यहाँ पे डाल दिए शेयर कैपिटल में। ठीक है, और बैंक में 12 रुपीज़ के हिसाब से आ रहा है, तो डेबिट और क्रेडिट साइड को मैच करने के लिए जो ये 2 रुपीज़ का अमाउंट है ये प्रीमियम का है, वो चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। देन अगर आप कैपिटल रिजर्व में डालेंगे तो वो ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पे डाल देंगे। तो कि जो प्रीमियम है, तो देखो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे यूनिटरी मेथड तब लगाना पड़ता अगर जितने शेयर फोरफिट किए गए होते वो रीइशू ना होते, बट ऐसा नहीं है, तो डायरेक्टली वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। और केस नंबर 3 में क्या होगा, देखो कितने शेयर्स आप लोगों ने फोरफिट किए हैं, 250। ठीक है, जो कि 10 रुपीज़ के थे, कॉल्ड अप पे पूरा 10 है, तो यहाँ पे वो अमाउंट आपने लिख दिया। बाकी उसने पे देखो क्या क्या नहीं किया, अलॉटमेंट भी पे नहीं करी और फर्स्ट और फाइनल कॉल भी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या है, कॉल्स इन एरर हैं। ठीक है, और फोरफिटेड शेयर में बाकी का अमाउंट सिर्फ 3 रुपीज़ है जो उसने पे किया है। ओके, तो ये फोरफीचर की एंट्री आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। देन रीइशू किया गया, तो रीइशू करने में भी अपने 250 के 250 ही लिए हैं। शेयर कैपिटल में पूरा 10 जाएगा, बट जो आप रीइशू कर रहे हो वो 8 पर शेयर पे कर रहे हो और शेयर कैपिटल में 10 डाल रहे हो। तो डेबिट और क्रेडिट साइड को मैच करने के लिए जो ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है, ये क्या हो गया, डिस्काउंट। एंड देन अब आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो मैच हो जाएगी। देन अब हम कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 750 माइनस में 500। ठीक है, क्योंकि जितने शेयर्स आप लोगों ने फोरफिट किए उतने के उतने रीइशू कर दिए, तो यूनिटरी मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे अमाउंट निकल के आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।